हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आज आपके लिए कक्षा 9 विषय विज्ञान का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि केंद्रक क्या होता है और कोशिका की जो सबसे बाहर की कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के विषय में जाना था और प्लाज्मा झिल्ली के विषय में जाना था और केंद्रक के विषय में जाना था और जाना था कोशिका द्रव्य क्या होता है। आज हम जानेंगे कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में ये जो विभिन्न कोशिकांग पाए जा रहे हैं, इन कोशिकांग के विषय में आज हम विस्तार से जानेंगे। ये देखिए, ये केंद्रक है और ये प्लाज्मा झिल्ली है और प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के जो बीच में कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, इसमें विभिन्न कोशिकांग स्थित होते हैं जिनके विभिन्न कार्य होते हैं। तो आइए आज हम उन कोशिकांग के विषय में पढ़ते हैं। ये कोशिका अंगक निम्न है: अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसे ER यानी कि इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राजधानियां और राइबोसोम, ये विभिन्न कोशिका अंगक हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अब आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कोशिकांग है अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको इंग्लिश में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसको शॉर्ट में ER कहते हैं। क्या होती है ये अंतर्द्रव्यी जालिका? यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का विशाल तंत्र होता है। बच्चों, ये झिल्ली से बनी हुई नलिकाओं और शीट का एक सिस्टम है जिसमें नलिकाएं, झिल्ली से बनी हुई नलिकाएं होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं: खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरी प्रकार की चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है RER, इसके ऊपर वास्तव में छोटे छोटे राइबोसोम के कण लगे होते हैं और इन राइबोसोम के कणों को लगे होने की वजह से ही जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। और ये जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। बच्चों, ये जो राइबोसोम के कण हैं ये वास्तव में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आइए इसको चित्र के द्वारा और समझते हैं। ये देखिए, अंतःप्रदब्बी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये चित्र है। ये बच्चों गोल गोल है, ये केंद्रक है और केंद्रक में ये डबल लेयर आपको दिख रही है, ये इसकी केंद्रक दीवार है और इसके में छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम केंद्र के छिद्र यानी न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और ये केंद्रक एक तरफ से नलिका युक्त रचनाओं से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, झिल्लियों की बनी हुई नलिकाएं हैं, झिल्ली और शीट की बनी हुई ये नलिकाएं हैं और यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दो तरीके की हैं। एक ही आपको एक पर ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं जो कि राइबोसोम है और इन राइबोसोम कणों की वजह से ये हमें देखने पर कैसी प्रतीत हो रही है? ये हमें देखने पर खुरदरी सी प्रतीत हो रही है। तो ये कौन सी है? ये खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्योंकि इस पर राइबोसोम है तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, तो ये प्रोटीन के निर्माण से संबंधित है। दूसरी है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ये देखिए, ये वाली नलिका है बच्चों, देखने पर ये हमें चिकनी सी प्रतीत हो रही है। इस पर क्योंकि राइबोसोम के कण अनुपस्थित हैं, यानी कि इस पर राइबोसोम के कण नहीं है, इसी वजह से ये देखने पर हमें चिकनी सी प्रतीत हो रही है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो तैयार प्रोटीन है, जो राइबोसोम ने जिस प्रोटीन को बनाया है उसको ये आवश्यकता अनुसार यानी कि जहां पर जरूरत होती है वहां पर ये भेज देता है। किसके द्वारा? ER के द्वारा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये कोशिका के अन्य भागों में जहां प्रोटीन की जरूरत होती है वहां ये प्रोटीन को भेज देती है। ये दूसरे प्रकार की देखिए चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, SER, ये भी हमने आपको चित्र में भी दिखाई थी। इसका काम होता है बसा तथा लिपिड के
अणुओं को बनाने में सहायता करता है। ये वसा या लिपिड के अणुओं को बनाने में मदद करती है। अब क्योंकि इस पर राइबोसोम अनुपस्थित है, इसीलिए ये खुरदरी प्रतीत नहीं होती और इसीलिए ये चिकनी, हम इसको चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। अब आती है अंतर्द्रव्यी जालिका के कार्य। इन दोनों के कार्य क्या क्या हैं? तो बच्चों, यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच परिवहन का कार्य करती है। अभी हमने आपको चित्र में दिखाया था कि ये जो अंतर्द्रव्यी जालिका है, ये एक तरफ केंद्रक से जुड़ी हुई है और केंद्रक से जुड़ी होने की वजह से कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच में ये परिवहन, यानी कि किसी पदार्थ के आवागमन के लिए, किसी पदार्थ को पहुंचाने के लिए ये नलिकाओं के जाल के रूप में कार्य करती है। दूसरा है वसा तथा प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक। जो रफ वाली थी, खुरदरी वाली, वो प्रोटीन के निर्माण में सहायक थी। जो चिकनी वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, वो वसा के निर्माण में सहायक थी। तीसरा इसका कार्य है कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराना। कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं वो इन्हीं पर होती हैं, उनके लिए ये स्थान अवेलेबल कराती हैं। और ये यकृत की कोशिकाओं में ऐसी या विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, यकृत की कोशिकाओं में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि चिकनी वाली अंतःपदपी जालिका है, ये जब विष या फिर दवा का जो निराविषीकरण होता है, यानी कि दवा के इफेक्ट को, दवा के विष के प्रभाव को कम करने के लिए ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि दवा का जो जहरीला प्रभाव है उसको ये कम करने में अपना रोल अदा करती है। गोल्जी उपकरण क्या होता है? गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने दिया था। बच्चों, जो गोल्जी उपकरण है, इसकी खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम कैमिलो गोल्जी था, उन्होंने इसकी खोज की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी उपकरण रखा गया। यह पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का समूह होता है। ये पतली झिल्ली से बनी हुई पुटिकाएं, यानी कि थैले जैसी रचनाओं का एक समूह है और पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समानांतर होती हैं और ये जो पुटिकाएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से रखी होती हैं, जिसे कुंडिका कहते हैं। आइए इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये झिल्ली युक्त पुटिकाएं हैं। तो ये झिल्ली युक्त पुटिकाओं का ये एक समूह है, यानी कि झिल्ली से बनी हुई थैली जैसी रचनाएं हैं जिन्हें झिल्ली युक्त पुटिकाएं कहते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर समानांतर रखी हुई हैं और इनके इस ग्रुप को हम कुंडिका कहते हैं। ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कुंडिका भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसका कार्य क्या है। गोल्जी इकाई के कार्य, ER से संबंधित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। बच्चों, जो पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी इकाई में आकर के उनके चारों ओर एक झिल्ली बना करके उनको पैक कर दिया जाता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है और उन्हें पैक करके, एक झिल्ली से पैक करके उनको या तो कोशिका के बाहर या फिर कोशिका के विभिन्न जगह जहां पर इनकी जरूरत है वहां पर इनको भेज दिया जाता है। पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना होता है। बच्चों, जो पुटिकाएं हैं इनमें पदार्थों का संचयन होता है, यानी कि स्टोर होता है। कुछ पदार्थ इन पुटिकाओं में संचित होते हैं, रूपांतरण, उनका रूप बदला जा सकता है या फिर उनको झिल्ली बना करके पैक करके उन्हें बंद कर दिया जाता है। गोल्जी इकाई के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है और गोल्जी इकाई के द्वारा लाइसोसोम, जो कि एक गोल लगभग थैली जैसी रचना है, उसका भी निर्माण किया जाता है। अभी लाइसोसोम का क्या कार्य है, ये क्या है, इसके बारे में हम आगे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ये देखिए, इन पुटिकाओं से जो पदार्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसमें आते हैं उनके चारों झिल्ली बना बना के इस तरीके से इससे टूट टूट करके ये अलग इन गोल रचनाओं के रूप में अलग हो जाते हैं। जहां इनकी जरूरत होती है वहां इन्हें भेज दिए जाते हैं। इन्हीं में से एक रचना लाइसोसोम का निर्माण भी इसी तरीके से होता है। अब इस लाइसोसोम के बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करती हैं। ये जो गोल्जी उपकरण है ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करता है। तभी तो पैक कर रहा था, जो वहां से जो पदार्थ बन बन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे थे, तभी तो उनको पैकिंग कर रही थी, क्योंकि ये झिल्ली बनाती है और उनको झिल्ली से कवर करके उसको पैक कर देती है। ये स्वभाव से स्रावी होती है। स्रावी मीन्स किसी पदार्थ को निकालना, उसका स्रावण यानी कि सिक्रेशन कहलाता है। तो इनका जो स्वभाव है ये स्रावी होती है, यानी कि कुछ पदार्थों के स्रावण में भी ये सहायता करती हैं।
अब आते हैं अगले कोशिकांग लाइसोसोम पर। लाइसोसोम झिल्ली से घिरी संरचना है। ये झिल्ली से घिरी हुई इस तरीके से गोल संरचना होती है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली विभिन्न चीजों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। यह बाहरी पदार्थों जैसे बैक्टीरिया, भोजन तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचन करके कोशिका को साफ करती है। बच्चों, इसमें कोई बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया वगैरह जो भोजन के साथ आ जाते हैं उनको ये पचाने का कार्य करती है, या कोई कोशिका का कोशिका अंग टूट फूट गया है, बेकार हो गया है, उसको भी ये पचाने का कार्य करती है। एक तरीके से कोशिका के विभिन्न टूटे फूटे भागों को पचा करके ये कोशिका की सफाई करने का कार्य करती है। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आत्मघाती थैली कोशिका के किस भाग को कहते हैं, तो हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी वजह से ये लाइसोसोम कोशिका में फट जाए तो इसके जो पाचक एंजाइम है ये पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, पूरी कोशिका को ये नष्ट कर देते हैं, उसके सभी अंगों को पचाकर ये पूरी कोशिका का नाश कर देते हैं, खत्म ही कर देंगे पूरी कोशिका को। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। चौथा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, आइए इसके विषय में जानते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये दोहरी यानी कि डबल झिल्ली से ये घिरा होता है। बाहरी झिल्ली यानी कि जो बाहर की ओर जो झिल्ली होती है वो छिद्रित होती है, और भीतरी झिल्ली जो भीतर की तरफ झिल्ली है वो बलित यानी कि फोल्डेड होती है और क्रिस्टी का निर्माण करती है। आइए इसको रचना के द्वारा हम चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र दिया गया है। ये दोहरी झिल्ली से कवर है। ये इसकी बाहरी झिल्ली है। ये देखिए लिखा हुआ है ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी बाहरी झिल्ली है। आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहरी झिल्ली। तो जो भीतर की जो झिल्ली है ये देखिए, ये उंगली जैसे उभारों में ये उभरी हुई है। ये देखिए इस तरीके से, और जो उंगली जैसे उभारों में यानी बलित है, ये फोल्डेड है। और जो ये फोल्डेड है, जो फोल्डेड होकर के जो उंगली जैसी रचना, उभार जैसी रचनाएं बना रही है, इन्हीं रचनाओं को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, क्रिस्टी, ये देखिए जो उंगली जैसे उभार हैं यही क्रिस्टी कहला रहे हैं। और इस जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर की तरफ क्रिस्टी के आसपास ये खाली स्थान में यहाँ पर ये कोशिका द्रव्य भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। और इस मैट्रिक्स में ही ये देखिए राइबोसोम छोटे छोटे कण हैं और इसका खुद का अपना डीएनए होता है। ये देखिए डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके खुद का अपना पर्सनल डीएनए होता है, कोशिका से अलग। कोशिका का डीएनए तो केंद्रक में रहता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए अलग होता है और खुद के राइबोसोम के कण अलग होते हैं। ये देखिए राइबोसोम के कण हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पे अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है और अपने राइबोसोम के कण हैं। तो ये रचना को आपने समझा बच्चों। ये बाहरी झिल्ली और भीतर की झिल्ली उंगली जैसे उभारों यानी कि फोल्ड बनाए हैं, जिसे हम क्रिस्टी कह रहे हैं। और इसके अंदर मैट्रिक्स भरा है और मैट्रिक्स में इसका खुद का डीएनए व राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर भी कहते हैं। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर हम किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। इसमें अपना डीएनए व राइबोसोम होते हैं। बच्चों, ये हमने भी पीछे चित्र में जाना था कि इसमें अपना खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम होते हैं। यह सभी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जानी थी, तो ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, तो बच्चों अब हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा निर्माण कर एटीपी के रूप में संचित करना है। बच्चों, ये ऊर्जा का निर्माण करके उसको एटीपी के रूप में संचित करता है। ऊर्जा का निर्माण ये कैसे करता है? देखिए बच्चों, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन होता है। पाचन के बाद में जो पचा हुआ भोजन है वो रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाता है। मान लीजिए ये कोई कोशिका है,
इसमें पचा हुआ भोजन रक्त के द्वारा आ गया। इसी तरीके से हम जब सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन भी कोशिकाओं में पहुंच जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन जो कोशिकाओं में पहुंची है, ये क्या करती है, ये उस पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण करती है और ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये जो भोजन का, पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, ऊर्जा उत्पन्न हुई है, ये कहाँ होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कह रहे थे। तो जो ऊर्जा बनती है फिर ये एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। एटीपी क्या है, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तो हमारे बच्चे जानते ही होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट ये एक तरीके से एक मुद्रा मान लीजिए, एक सिक्का मान लीजिए कि जिसके रूप में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है और जब कोशिका को जरूरत होती है तो ये एटीपी एडीपी में बदल के ऊर्जा दे देता है। यहाँ आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में ही बता रही हूँ। तो बच्चों ये ऊर्जा का निर्माण करता है और उसको एटीपी के रूप में संचित करता है, इसीलिए ये पावर हाउस या बिजली घर कहलाता है। ये सभी कोशिकांग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये अपने आप में एक एक शॉर्ट नोट या एक एक क्वेश्चन के रूप में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला कोशिकांग है लवक। लवक इसको हम प्लास्टिड भी कहते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में होता है। बच्चों ये लवक या प्लास्टिड जो होता है ये केवल प्लांट की कोशिकाओं, पौधों की कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। इनका अपना डीएनए व राइबोसोम होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनका भी अपना पर्सनल खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होते हैं, यानी कि इनका अपना एक जेनेटिक मटेरियल भी है और राइबोसोम यानी प्रोटीन निर्माण की इनकी एक मशीन भी अपनी खुद की है। ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। जो ये लवक या प्लास्टिड होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक को हम इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में वहां पर वर्णी लवक नाम नहीं दिया है, सिर्फ क्रोमोप्लास्ट ही दिया है। इसी तरीके से अवर्णी लवक का नाम सिर्फ ल्यूकोप्लास्ट दिया है और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया है। लेकिन आपको ये दोनों ही नाम जानने आवश्यक हैं क्योंकि कभी कभी क्रोमोप्लास्ट जो है वो वर्णी लवक के रूप में भी लिखा आ जाता है। तो आप दोनों को जानेंगे तो आप किसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे। जो वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट होता है ये हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों वाले लवकों को वर्णी लवक कहते हैं। बच्चों हरे रंग को छोड़कर जो अन्य रंग के लवक या प्लास्टिड होते हैं उनको हम वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फूलों एवं फलों को रंग प्रदान करते हैं। जो विभिन्न रंगीन पुष्प होते हैं, विभिन्न कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उन फूलों को ये विभिन्न कलर प्रदान करते हैं। इसी तरीके से फलों को भी ये रंग प्रदान करते हैं। अब आगे चलते हैं अवर्णी लवक, जिसे इंग्लिश में हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये रंगहीन लवकों को अवर्णी लवक कहते हैं। बच्चों जो रंगहीन लवक होते हैं, कलरलेस, जिनमें कोई कलर नहीं है, उनको हम अवर्णी लवक कहते हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं, ये जड़ आदि भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। पौधों की जड़ों में या भूमिगत भाग यानी कि जो भाग भूमि के अंदर है पौधों का, उसमें ये पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थों को भोजन के रूप में संग्रह करना है। और इनका कार्य क्या है, इनका कार्य स्टार्च को, तेल को और प्रोटीन जैसे पदार्थों को भोजन के रूप में ये संग्रह कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनको ये देते हैं। अब आगे चलते हैं हरित लवक, जिसे हम इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चंस भी इस पर बहुत बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। यह पौधों के हरे भाग में पाए जाते हैं। हरित लवक जो होते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये पौधों के हरे भाग में पाए जाते हैं। जो भाग हरे रंग के होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। अगर इनकी रचना की बात करें तो ये लगभग अंडाकार सी रचना होती है। और अगर अंदर की रचना की बात करें तो इसमें सिक्कों के ढेर के समान समानांतर रचनाएं पाई जाती हैं। इसमें बच्चों सिक्कों के ढेर, जैसे एक सिक्के की कल्पना कीजिए,
एक सिक्का है, ये सिक्का है एक, और सिक्कों के ढेर, तो एक सिक्का है और इसके ऊपर हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक, अगर हम कईयों सिक्के इसके ऊपर रख दें तो ये क्या बन गया, एक सिक्कों का ढेर बन गया। तो इसमें सिक्कों के ढेर के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। इन रचनाओं को हम क्या कहते हैं, एक को हम ग्रेनम कहते हैं, और एक क्लोरोप्लास्ट में ये बहुत सारी होती हैं, तो उन सबको हम ग्रेना कहते हैं। इसके एक सिक्के को थैलेकॉइड्स कहती है, और अगर इसमें से एक सिक्के की बात करें तो एक सिक्के को क्या कहते हैं, हम एक सिक्के को थैलेकॉइड कहते हैं। थैलेकॉइड में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, जिसके कारण पौधों का रंग हरा होता है। बच्चों, जो थैलेकॉइड होता है इसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से पौधों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। आइए इसको चित्र के द्वारा भी हम और अच्छे से समझते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, ये बाहरी झिल्ली है क्लोरोप्लास्ट की, ये जो ग्रीन वाली है इस तरीके से, ये इसकी बाहरी झिल्ली है, और ये जो है ये इसकी भीतरी झिल्ली है। और इसके अंदर की तरफ अगर हम देखें तो अंदर का ये जो भाग है ये स्ट्रोमा कहलाता है, स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा में ये देखिए, ये सिक्के जैसी रचना ये स्थित है, ये एक सिक्के जैसी रचना है जिसको हम थाइलेकॉइड कह रहे हैं। और जब अनेकों सिक्के जैसी रचना एक के ऊपर एक स्थित होकर के ये ढेर सा बना रही है, ये देखिए आपको ये सिक्कों का ढेर सा लग रहा है, जैसे सिक्के एक के ऊपर एक रख दिए हों, और इस ढेर को हम ग्रेना कहते हैं। और ये दो ढेर यानी कि दो ग्रेना जिस एक नलिकाकार रचना के द्वारा आपस में ये जुड़े होते हैं, ये इनको जोड़ने वाली ये जो रचना है ये स्ट्रोमा पटलिका कहलाती है। तो बच्चों ये समझ में आया, ये बाहरी झिल्ली, ये भीतरी झिल्ली, ये स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में ये एक सिक्के जैसी रचना, इसको हम थाइलेकॉइड कह रहे हैं, और अनेकों सिक्के जैसी रचना एक ढेर सा बना रही है जिससे हम ग्रेना कह रहे हैं। और इसी थैलेकॉइड में बच्चों पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है या जिसको ये पर्णहरिम या क्लोरोफिल पिगमेंट इन्हीं थैलेकॉइड्स में ये पाया जाता है। अब आते हैं हरित लवक के कार्य। तो हरित लवक के क्या कार्य होते हैं, आइए समझते हैं। यह सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। बच्चों, जो पौधों के हरे भागों में भोजन का निर्माण होता है और पौधों के हरे भागों में हरित लवक पाया जाता है, उसी में भोजन का निर्माण होता है। और जो पौधों द्वारा जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, ये हरित लवक में ही होती है। इसमें क्या होता है भोजन निर्माण में, इसमें सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल पिगमेंट तो इसमें है ही है। इन चार चीजों के द्वारा, चार चीजें क्या क्या है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और क्लोरोफिल पिगमेंट, इन चार चीजों के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हरित लवक का कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना। अब आगे चलते हैं। रसधानियां, जिन्हें इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। रसधानियां जो होती हैं ये ठोस या तरल पदार्थों की संग्राहक थैली, मीन्स ठोस और तरल पदार्थों को इकट्ठा करने वाली थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में जो रसधानियां होती हैं वो छोटी होती हैं और संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं, और जबकि पादप कोशिकाएं यानी कि पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं और संख्या इनकी बहुत कम होती है। ये पूरी कोशिका में एक या दो ही रसधानी होंगी, और जो जंतु कोशिकाएं उसमें ये छोटी होंगी लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। अब आइए देखते हैं रसधानियों का कार्य क्या है। रसधानियों के कार्य, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। जो पादप कोशिकाओं की रसधानियां होती हैं यानी कि पौधों की कोशिकाओं की जो रसधानियां होती हैं उसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है, और यह कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। और ये कोशिकाओं को स्फीति यानी मजबूती, जैसे गुब्बारा है उसके अंदर हम पानी भर दें तो वो कैसा हो जाएगा, स्फीति हो जाएगा, वैसा फूला हुआ टाइट सा हो जाएगा। इसी तरीके से स्फीति का मतलब वही है, फूल के टाइट सा बनाना, मजबूती देना। तो यह कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं और उनको कठोरता भी प्रदान करती हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में यह विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बच्चों, जो कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में कुछ विशिष्ट रसधानियां होती हैं
और ये जो एक्स्ट्रा वाटर, अतिरिक्त जल जो बाहर से उनके शरीर में आ जाता है, उसको ये बाहर निकालती हैं, या फिर कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर में ही बनते हैं उनको भी ये बाहर निकालने में शरीर की मदद करती हैं। जैसे अमीबा, अमीबा जो होता है उसके अंदर एक संकुचनशील रिक्तिका होती है, या ये वाली रसदानी होती है। ये क्या करती है, जो बाहर से जो, क्योंकि अमीबा पानी में रहता है, अतः बाहर से जो बहुत सारा पानी इसके अंदर आता जाता है, तो उस एक्स्ट्रा वाटर को ये ले करके अपने अंदर और उसको बार बार बाहर की तरफ निकालती रहती हैं। इसी तरीके से जो शरीर के वेस्ट मटेरियल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको भी कुछ रसदानियां बाहर निकालती हैं। ये जो संकुचनशील रिक्तिका है ये तो केवल पानी को ही बाहर निकालती है। अब आगे चलते हैं। अगला कोशिकांग है राइबोसोम। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह एक सूक्ष्म कण है। ये सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं जो अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, और ये अमीनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण ये करते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। ये हमने आपको पीछे भी बताए थे। ये कोशिका में भी फैले होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी अपने राइबोसोम होते हैं। सभी तरह के प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। कोशिका में जितने भी प्रोटीन बनेंगे उन सब का निर्माण राइबोसोम ही करता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, अंतःद्रव्य जालिका की सतह पर थे, और इन्हीं की वजह से अंतःप्रद्रव्य जालिका खुरदरी सी प्रतीत हो रही थी। इसको हम खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कह रहे थे। यह माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में, और अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह के अलावा ये और कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी ये पाए जाते हैं। अब आता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है, आइए समझते हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। बच्चों, जो जीवधारी हैं, वृद्धि तो सभी जीवधारी करते हैं, मतलब सभी का आकार बढ़ता है, सभी में वृद्धि होती है, और वृद्धि के लिए नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। जब नई नई कोशिकाएं बनेंगी तभी तो वृद्धि होगी, जिससे क्या होता है, पुरानी मृत तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन तथा प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। और इन नई नई कोशिकाओं के बनने के फलस्वरूप जो पुरानी मृत यानी कि जो मर चुकी हैं वो कोशिकाएं, और जो क्षतिग्रस्त यानी कि जो घायल हो गई हैं, उनमें क्षति हो गई है, उन कोशिकाओं को ये नई नई कोशिकाएं हटाती रहती हैं। और ये नई नई कोशिकाएं ये प्रजनन के लिए युग्मक का निर्माण भी करती हैं। नई कोशिकाओं के बनने की जो प्रक्रिया है इसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। बच्चों, जो नई नई कोशिकाएं बन रही हैं उनके जो बनने की प्रक्रिया है वही कोशिका विभाजन है। ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक, समसूत्री विभाजन, जिसे हम सूत्री विभाजन भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको माइटोसिस भी कहते हैं। और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में मियोसिस भी कहते हैं। अब आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है समसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन जिसको हम माइटोसिस भी कहते हैं, माइटोसिस। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक मात्र कोशिका विभाजित होकर अपने जैसी दो कोशिकाएं या दो संतति कोशिकाएं बनाती है, वो समसूत्री विभाजन कहलाता है। बच्चों, ये कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका, मान लीजिए ये कोशिका है और इसका विभाजन होना है, ये इसका केंद्रक है, इसका विभाजन होना है, तो ये कौन सी कोशिका कहलाएगी, ये मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल कहलाएगी। मात्र कोशिका ये कहलाएगी। और इस मात्र कोशिका ये विभाजित होकर के अपनी ही जैसी दो कोशिकाएं बनाएगी, जिनको हम संतति कोशिकाएं कहते हैं। संतान कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं कहते हैं। और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका के समान ही होती है। तो बच्चों, जो संतति कोशिकाएं हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के ही बराबर होती है। मान लीजिए ये कोई मात्र कोशिका है और इसमें 14 गुणसूत्र हैं, तो जो संतति कोशिकाएं बनी हैं इनमें भी 14 गुणसूत्र ही प्रत्येक कोशिका में होंगे। इसमें भी 14 होंगे और इसमें भी 14 होंगे, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के बाद भी इन संतति कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं के समान ही रहती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता प्रदान करता है। ये जो विभाजन है ये कहाँ पर होता है, जहाँ वृद्धि की जरूरत है या जहाँ ऊतकों में कोई टूट फूट हो गई है, उनकी मरम्मत की जरूरत है, वहां पर ये विभाजन पाया जाता है।
जब जाहिर सी बात है कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, प्लांट्स के जिस भाग में विभाजन हो रहा है वहां वृद्धि होगी। जैसे ये जड़ है, जड़ की टिप पर ये वाला विभाजन हो रहा है, तो जड़ की टिप में कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी और इसमें क्या होगी, इसमें ये वृद्धि होगी। अब आगे चलते हैं। ये देखिए बच्चों, समसूत्री विभाजन को चित्र के द्वारा समझाया गया है। ये एक कोशिका है जिसमें ये गुणसूत्र दिए गए हैं ये, और ये मात्र कोशिका है और ये इसके गुणसूत्र है। तो ये कोशिका दो में विभाजित हो गई है, दोनों संतति कोशिकाओं में। और ये देखिए जो गुणसूत्र हैं ये बीच में से टूट करके हर एक गुणसूत्र अलग हो गया है, और फिर ये टूट करके आधा भाग इसमें आया है, आधा भाग इसमें आया है, और फिर ये आगे चल के यही पूरे गुणसूत्रों का निर्माण कर लेंगे इस तरीके से। तो ये इसमें 1 से 2 कोशिकाएं बनी हैं और दोनों के गुणसूत्र मात्र कोशिका के समान ही है। ये समसूत्री विभाजन है। अब आगे चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम इंग्लिश में मियोसिस कहते हैं। मियोसिस क्या होता है, जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों तथा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं। बच्चों जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये ज्यादातर जनन कोशिकाओं या जनन अंगों में ही होता है। क्यों होता है वहीं पर, इसका रीजन भी हम आगे जानेंगे। तो ये प्रजनन अंगों तथा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं जो होती हैं ये विभाजित होकर के युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं। ये विभाजन एक अलग तरीके का होता है। क्यों है अलग, आइए समझते हैं। इसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन है ये आपके कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। तो ये 2 टाइप का होता है। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। बच्चों अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होने पर, जैसे ये एक मात्र कोशिका है और ये विभाजित होने पर कितनी कोशिकाएं बनाती है, 4 कोशिकाओं का ये निर्माण करती है। ये 4 कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन में 2 बनी थी और यहाँ पर कितनी बनती हैं, यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनती हैं। और प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी होती है। और जो चारों संतति कोशिकाएं बनी हैं उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो इस मात्र कोशिका की आधी होगी। यानी मात्र कोशिका में अगर मान लीजिए 14 गुणसूत्र हैं तो इन सभी कोशिकाओं में आधी यानी कि 7 गुणसूत्र होंगे। 7 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें और 7 इसमें। और इसीलिए ये जनन कोशिकाओं में इस तरीके का विभाजन होता है, क्योंकि जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो जब निषेचन क्रिया होती है, जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसमें फिर से ये संख्या है ये फिर से डबल होकर के वही हो जाती है जो कि मात्र कोशिका में थी। अब देखिए इसको चित्र के द्वारा भी हम समझते हैं। ये देखिए ये मात्र कोशिका है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन ये हो रहा है। इसके 2 भाग बताए थे हमने, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और दूसरी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होता है, ये जो गुणसूत्र हैं इनके जो जोड़े हैं ये पहले ये अलग अलग होते हैं। जैसे एक जोड़े का एक गुणसूत्र इसमें आ गया और एक इसमें आ गया, तो ये अलग अलग हो गए। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में क्या होता है, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है। ये प्रत्येक गुणसूत्र बीच में से टूट करके अलग हो जाएगा और फिर ये आगे चल के फिर से पूरे गुणसूत्र का ये निर्माण कर लेंगे। तो इस तरीके से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या जैसे मात्र कोशिका में 14 थी, तो इन पुत्री कोशिकाओं में या संतति कोशिकाओं में कितनी हो जाएगी, आधी आधी है, 7 7 7 और ये 7 हो जाएगी। और इस तरीके का विभाजन कहाँ होता है, ये जनन कोशिकाओं में युग्मक निर्माण के समय होता है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं इस टॉपिक के साथ खत्म होता है और आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से समझिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे तक आपको परेशान करेगा, इसीलिए आप इसे यहाँ समझ लेंगे तो बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं करेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।